पिछले 2-3 महीने से आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर एक के बाद दीगरे लगातार जो हुकूमत है यहाँ की, वो मुसलमानों को अलग अलग मामलात में उलझाती रही है और अलग अलग तरह के फांसे फेंक रही है। इस दरमियान वक्फ बोर्ड पर जो बात हुई है और वक्फ तरमीमी बिल जो लाया जा रहा है, उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। अलग अलग तंजीमें, अलग अलग अफराद, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। जो तरमीम आ रही है वो वक्फ बोर्ड के हवाले से कितना नुकसानदेह होगी, इस पर बात हो रही है। जेपीसी कायम कर दी है सरकार ने, जेपीसी के सामने लोग पहुंच रहे हैं, वहां बता रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। मेरे साथ अजीम अख्तर साहब हैं। अजीम अख्तर साहब की शख्सियत बहुत ही जानी पहचानी है, दिल्ली के हवाले से, उर्दू के हवाले से, खास तौर से इनका जो अपना करियर रहा है, एक बहुत लंबा करियर रहा है। एडीएम होकर के रिटायर हुए। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने 7-8 महीने तक दिल्ली वक्फ बोर्ड में एज ए सेक्रेटरी सर्व किया है। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना इनसे समझने की कोशिश की जाए कि वक्फ तरमीमी बिल क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो हम बात कर रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल पर बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं और कर रहे हैं। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्योंकि आप खुद भी मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं। एडीएम होकर आप रिटायर हुए, साथ ही साथ आपने वक्फ बोर्ड में आपने सर्व किया है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में एज 8 महीने तक। आपने बहुत करीब से वक्फ को देखा है, उनकी फाइलों को आगे बढ़ाया है। ये जो सरकार की जो नीयत, जिस पर लोग शक कर रहे हैं कि ये जो नीयत है ये बड़ी खतरनाक है, और ये जो बिल आया है तरमीमी बिल, ये है क्या? आपने इसको किस तरह से देखा जब ये इसकी खबर आप तक पहुंची? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया। सरकार का मकसद हिंदुस्तान की वक्फ प्रॉपर्टीज, स्पेशली पर्टिकुलरली दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को हड़प करना है। दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज जो प्राइम लोकेशन है, बहुत अहम है जी। तो सिर्फ दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी के लिए वक्फ लाया गया है, तरमीमी बिल लाया गया है? सबसे कुछ वो 123 प्रॉपर्टीज काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अगर हमारे वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड या दूसरे रियासती वक्फ बोर्ड मुकम्मल टॉपिक जाब्ते के तहत काम करते तो हुकूमत, कोई भी हुकूमत वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हड़प करने का सोच दे सकती। यहाँ हुआ यह है कि वक्फ के मेम्बरान ने, वक्फ बोर्ड के लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज को औने पौधों खराब किया है। अच्छा, खराब किया है, बेचा है, गायब, फाइल गायब की है। सभी आपके रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, रिकॉर्ड नहीं, उसका खासा गायब, पता नहीं करता। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेरा अपना तजर्बा है। इसी तरह हिंदुस्तान के तमाम रियासती वक्फ। कब रहे थे आप दिल्ली वक्फ बोर्ड में? मैं 1996 में। कितने दिन तक आपने वहां सर्व किया? मैं 8 महीने रहा था। तो क्या वहाँ के मसाइल क्या थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के मसाइल? वो ये उस जमाने में भाजपा की हुकूमत थी। अच्छा। और मदनलाल खुराना साहब चीफ मिनिस्टर थे। एक दिन के पीए का टेलीफोन आके साहब बुला रहा था, मैं गया। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड जाएंगे? अच्छा, ऐसे सीधा कहा उन्होंने? वक्फ बोर्ड जाएंगे, सब कुछ सीखेंगे। अरे आप डेपुटेशन में रहेंगे, क्यों रहेंगे? वो नाराज होगा। हिंदू को भी, सरदार को भी, आप जाइए, मुसलमान है। अच्छा। मुसलमान अफसर कहाँ से रहूंगा? आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। शुरू करता हूँ, मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा कि सर आप जाइए, आपका सराबों पर एक शर्त है जी, वक्फ बोर्ड से मैं तनख्वाह ड्रॉ नहीं करूँगा। अच्छा। मैंने सोचा कि मेरे घर में वक्त अपडेट दिया चाहिए। क्यों ऐसा कहा आपने? बस जहन में। अच्छा, मैं मुसलमान आदमी हूँ, क़यामत के लिए जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें वो बोर्ड के किस गया था, क्या किया सिर्फ तनख्वाह। मैंने मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। अच्छा। डेपुटेशन अनाउंस किया था, मेरे साथ डेपुटेशन अनाउंस में तस्दीक नहीं। आप मुझे डेपुटेड कैपेसिटी नहीं। ओके, बताइएगा शेड्यूल डेपुटेड कैपेसिटी को वक्फ बोर्ड में। तो मुझे सोशल वेलफेयर पे दिखाया गया सरकारी तौर पर, वहां से तनख्वाह ड्रॉ करता था, काम दिल्ली वक्फ बोर्ड में करता था। उस जमाने में सिराज पराशा मरहूम जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। सिराज पराशा हमारे बचपन में 200 रुपये बेचा कर लो। खैर, अब गए। मैं यहाँ करूँ कि सिराज पराशा जबान का खौफ है, अच्छा, सख्त, लेकिन दिल का बहुत ईमानदार, डैम ऑर्डर जिसको कहते हैं ना।
तो मुझे अंदाजा था कि सिराज पराजा की ईमानदारी और सिराज काटने का सबकी संभावना सही रहेगा। मैं जब दिल्ली वकूफ में गया तो मैंने कहा कि यार ये कहाँ गया, मैं सिराज साहब से कहता हूँ कहाँ यार फर्क कर दूँ, यहाँ करप्शन के अलावा कोई कहना करप्शन दूर करना। अच्छा। और सिकंदर साहब ने सिकंदर स्पेशली मुझे भेजा, तुम्हें भेजा, चलो। लेकिन अंदाजा हो कि वहाँ काम करना जो है जिसको कहते हैं कि लोगों को छड्डे में उंगली दी। करप्शन हर फाइल जब आता था तो मैं सोचता था कि सांप कहाँ है इसमें, तो वो हर फाइल में सांप में बिच्छू नजर आते थे। आपको हैरत होगी कि दिल्ली वकूफ में नीम सरकारी दफ्तर है, वहाँ के लोगों को फाइल ही नहीं जाती भाई। इतना ट्रेंड लोग रखे गए थे। फाइल क्या होता है, फाइल सरकारी दफ्तरों में फाइल के दो हिस्से होते हैं, राइट पोर्शन होता है कॉरेस्पॉन्डेंस का और लेफ्ट पोर्शन होता है नोटिंग का, दो अलग अलग भाग होते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस में जो खत आया है और जो खत जा रहा है उसका हवाला होता है नोटिंग पोर्शन। हाँ कुछ आया खत लगा दिया गया और उसके ऊपर इधर साइड पे नोटिंग कर दिया खत आया है, उसमें लिखा अल्लाह खैर, कुछ नहीं। कोई नंबरिंग हर फाइल में जरूर होता है, नंबर डाले हैं, फाइल नंबर होता है, फाइल का नंबर का नाम जो खत आ रहा है उसका भी, हाँ, ताकि हवाले के तौर पर है। वहाँ कोई सारा अननंबर्ड कोई आप लेटर गायब करते कुछ पता नहीं। मैं समझाता था भाई करो जो फाइल है पहले से नंबरिंग कर करो, ताकि पता तो चले कि फाइल जो खत आया उसको डील किया गया या उसको जवाब दिया गया तो क्या मिल गया। जी जी, ये सिलसिला मैंने किया। उसके साथ वहाँ के कारकुनान को मैंने हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के मैनेजमेंट को है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ भेजा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, फाइलिंग क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, खैर वो कह मैं भेजता रहा लोगों को, कुछ लोगों को सीखा उन्होंने बाकायदा। तो कहने का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड में जितने एम्प्लॉय रखे गए अनट्रेड, कौन है चेयरमैन साहब मेंबर का, वहाँ मेंबरों के चेयरमैन के लोग रखे गए, ठीक है आपने मिला। ये तो सिलसिला मेरा ख्याल आज भी जारी है। वो नहीं, वो तो मुसलमानों को हर इदारे में सिलसिला, वो मुसलमानों को हर दफ्तर पे आपको नहीं मिलेगा कि चेयरमैन साहब के आदमी हो या मेंबर के आदमी हो, इस तरह वो कुछ नहीं होगा। और उसकी वजह से ये कि ना अहल लोगों की वजह से दफ्तर चलेगा कैसे। 8 महीने में आप कुछ कर पाए वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं कर पाया सर। मैं ये तो खुद अपने वापस आ गए आप? नहीं, मैं ये कर पाया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो फाइल आते थे उनको मैं ऑब्जर्व करता था कहाँ क्या गलती है। मैंने एक बार 15 केसेस का एक नोट बनाया, 15 केसेस को हाईलाइट करके इस पर ये बंगलिंग है, इस पर इस तरह वो बिल्कुल लाखों रुपये का नुकसान हुआ। और फाइल बनाने के बाद, नोट बनाने के बाद आखिर में कंक्लूड कर आई वांट ए सीबीआई इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड सिंस लास्ट 30 years till date। मैंने सिराज पराजा साहब को उनको भेजा। आपने खुद इंक्वायरी की मांग कर ली अपने बोर्ड के हवाले से? काम मेरी इंक्वायरी स्टिल डेट, आज की तारीख तक अपने दौर को भी आपने उसमें शामिल रखा? जी, आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। अच्छा, सिराज पराजा बना देखो सिराज ऐसा है, तुम्हारी ईमानदारी अपनी जगह, मेरी ईमानदारी अपनी जगह, खैबर को जवाब देना, हम दोनों को जवाब नहीं जाओ, वक्त प्रॉपर्टीज के बारे में बचेंगे नहीं, सुर्ख हो जाओगे तुम भी नहीं, भेजो चीफ मिनिस्टर को भेज दिया। चीफ मिनिस्टर को भेजा, चीफ मिनिस्टर चौथे दिन बुलावा गया। अच्छा, भाई आप क्या चाहते हो? एसडीएम से कह रहे हैं, एसडीएम से एसडीएम तो झूठ है सर, एसडीएम हर इंक्वायरी क्या करेगा, किसी आगे सबसे सीबीआई इंक्वायरी, बस आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिएगा, 50 साल के लिए वो ट्रैक पर आएगा, करप्शन दूर रहेगा। अच्छा फाइबर, और आज तक उसको कोई एक्शन नहीं हुआ, आते नहीं, कोई एक्शन नहीं। आप ये कहते हैं कि 123 प्रॉपर्टीज समेत और हिंदुस्तान की तमाम प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए तो सरकार ने ये कदम उठाया कि तरमीमी बिल ले आई। तो सरकार ये कहती है कि उसका जो मिस मैनेजमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में, कि जब आप वहां गए तो देखा कि आपने सब कुछ दरहम बरहम था, इसी दरहम बरहम को दुरुस्त करने के लिए सरकार का दावा है कि हमने ये जो
तरमीमात यहाँ पर की हैं, इसलिए की हैं। देखिए, तरमीमात कह देना बहुत आसान है। अच्छा, उन तरमीमात के पसे कुछ आप सारा वक्फ बोर्ड सब प्रॉपर्टीज मुताले का डीएम को ले रहे हैं भाई। हाँ, डीएम और एसडीएम रहेगा, आपका दिल्ली वक्फ बोर्ड तो खत्म हो गया। वक्फ बोर्ड का पास सिर्फ छोटा मोटा रिकॉर्ड रहेगा और कुछ होगा, जो कुछ एक्शन हुआ वो डीएम और एसडीएम करेंगे। वो गलत है। हमें तो देखिए, अगर तमाम वक्फ बोर्डों का इंतजाम और इकराम जो होता तरीका होता, जिस तरह दफ्तर चलते हैं, तो हुकूमत इस तरह के वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़प करने का प्रोग्राम कभी तक रहती है। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली में इंदिरा गांधी जी ने अपने जमाने में बर्नी कमेटी कायम। अच्छा, बर्नी कमेटी कहलाती है। उन्होंने दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम किया कि कितनी प्रॉपर्टी ऐसे मुसलमानों को दी जा सकती। अच्छा, बर्नी साहब के बेटा को 6 महीने साल भर में एक रिपोर्ट दी और उसको 247 प्रॉपर्टीज को बताया। अच्छा, कि ये प्रॉपर्टीज मुसलमानों को वक्फ को दी जा सकती है। इंटरनेशनल 247 प्रॉपर्टीज तो बहुत होती है ना। एक कमेटी बने मिनिस्टर्स कि आप इससे रिव्यू कीजिए। उस कमेटी ने 123 प्रॉपर्टीज को कहा। उन्होंने उसमें घटाया फिल्टर किया। 123 प्रॉपर्टीज ये ऐसी है जो मुसलमानों को दी जा सकती है। ठीक है, वो वक्त प्रॉपर्टी तो हमको ऑलरेडी है, हमारा कब्जा है। जामा मस्जिद है 123 पर। हाँ, ये 123 वो सारी प्रॉपर्टी है जो वक्त बोर्ड में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। हमारे कब्जे में है, वक्त बोर्ड के कब्जे में है। ठीक है, 124 वो आए। अच्छा, ठीक है। आज दिल्ली का उन 124 प्रॉपर्टी के बारे में ना जानता था, उस पर कोई बात भी नहीं करता, उसे मालूम ही नहीं ना। वक्त बोर्ड के मेम्बरान को नहीं मालूम भाई। वो तो सिर्फ बात 123 की लेते हैं। 130 प्रॉपर्टीज करती है। अच्छा, ये सारी 130 प्रॉपर्टीज है प्राइम लोकेशन पर। इसके पीछे का कहानी ये है कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया हिंदुस्तान, दिल्ली पर, हिंदुस्तान पर, तो उन्होंने पहला काम 1862 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उसमें दिल्ली के से लेकर बहरौली तक जितना वास्ट एरिया है, इसमें जो कब्रिस्तान वगैरह का सब एक्वायर कर दिया। एक्वायर करते, ठीक है। इसके बाद वो दिल्ली वाली सरकार ने दिल्ली को तकसीम किया। वो जो जमीन एक्वायर हुई जिसमें दिल्ली के से बहरौली तक की जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उस जमाने के मुसलमान बादशाहों की थी, उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो डायरेक्शन है वो लिखा गया खसरा नंबर 1600, चलिए, मिलकर सरकार दौलत बना कब्जा एलिसा। अच्छा, 1862 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्जा दिखाया गया मुसलमानों को, मिलकर दिखाई गई सरकार दौलत बना। तो आप है कहाँ? आप है ही नहीं। आप कहाँ खड़े हैं? मिल्कियत है नहीं आपकी। आपकी मिल्कियत नहीं है, कब्जा। एक मुसलमान जो 100 साल से डेड है उसमें आपको कोई हक नहीं है। अच्छा, दिल्ली को जो प्रॉपर्टी दी गई और जो दिल्ली ने कब्रिस्तानों पे कॉलोनीज काटी, वही प्रॉपर्टी है जो कब्रिस्तान डेड थे और उनको ये दिखाया गया कि मुसलमानों का इस पर कब्जा है। हम और प्रॉपर्टी मिल्कियत सरकार मिल्कियत सरकार की है। तो अच्छा, ये अंग्रेजों ने मेंशन किया था और इसी की बुनियाद पर डीडीए ने सरकार, चूंकि वो सरकार है, डीडीए को दी, डेवलपमेंट बोर्ड को दी, जो जी उन्होंने अपने कॉलोनीज कर दी। देखिए, अगर 1862 में जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उस वक्त हमारे मुसलमान मुकाबले क्या कर रहे थे? उस वक्त किसी ने इसको अपोज नहीं किया। 1867 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, उसके तहत सब कुछ चला गया हमारा। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, हम आपको कुछ नहीं है। हम सिर्फ कब्जा है, दावेदार है। अदालत में आपको दावे को तस्दीक नहीं कह सकता, क्योंकि आपने 1970 के तहत गजट नोटिफिकेशन किया और वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर की। उस वक्त आपने डीडीए से हुकूमत से ताल्लुक क्यों नहीं कायम किया?
आप ये प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ऑलरेडी हुकूमत की मिल्कियत दे, तो वहाँ को कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। जी 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 जी। तो कुछ नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड का नोटिफिकेशन अलग, सरकार का नोटिफिकेशन अलग, जो पुराना है उसकी अहमियत है या 1970 वाली की? नहीं, बिल्कुल नहीं, पुराने वाले की अहमियत पुराने वाली की अहमियत। तो वो 123 प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली की प्राइम लोकेशन में है। हुकूमत अब देखिए, डॉक्टर राघव बाग पे जो बीच में मस्जिद है जिसको हंगाम मोदी सरकार को उसे हटा था, वो 123 प्रॉपर्टी है। इसके से सारी प्रॉपर्टी जो अहम जगहों पर मौका है, सरकार उनको देना चाहती है। उनको किस तरह खत्म किया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं तो सरकार इसी खलफशार का, इसी मिसमैनेजमेंट का तो फायदा उठा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सिर्फ नहीं, अब आपको बताऊंगा मिसमैनेजमेंट का जो पहलू है। एक फाइल आया, फाइल देखते देखते मुझे जगह नजर आई, जगह बंदी की रिपोर्ट थी। एक कॉलम था वक्त बादाम एंग्लो अरबिक स्कूल। अच्छा। 500 गज का टुकड़ा, कहाँ? बौजा दरियागंज। दरियागंज में वक्त वो कर रखता है एंग्लो अरबिक स्कूल का नाम। अच्छा, वो 1936 की जगह बंदी की रिपोर्ट थी। मैं एंग्लो अरबिक स्कूल का स्टूडेंट रह चुका, ओल्ड बॉयज का प्रेसिडेंट था, मैं चौका में रहता हूँ। अब मैंने मालूम किया कि है काम किसी इसका फाइल देखिए साहब। अरे भाई, ये वक्त गुजर गए है, इसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए साहब। न रिकॉर्ड है उसका, ना लोगों को मालूम कि है कहाँ की जगह। अच्छा, एक चीज ये कहते हैं जो मुसलमानों में जब बात होती है कि भाई वक्फ है तो हम उसका कहाँ से रिकॉर्ड लाएं? 200 साल पहले का वक्फ है, इतने साल पहले का वक्फ है, तो हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ होगा? रिकॉर्ड तो हम कहाँ से ला के देंगे? हम तो यह है कि हमारा वक्फ है, पहले से चला आ रहा है, तो इसलिए वक्फ होना चाहिए। सही है। देखिए, 300-400 साल पहले हमारे यहाँ पे बुजुर्गों से वक्त जबानी वक्त खुदा था। जी 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 जी। कह दिया वक्त कोई दूर नहीं, उसको बाकायदा तहरीर हो, तहरीर नहीं है वक्त, अगर जबानी टॉपिक है उसको इतराज तो होगा भाई। इतराज नहीं होगा, इतराज तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर तहरीर तो हो तो उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट खत्म हो गया 300-400 साल के बाद, लेकिन कहीं हमारा बाकायदा रिकॉर्ड तो हो। ये सारा काम आप मुसलमान नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो वक्त के लिए जो बोर्ड बनाए गए थे, इन्हीं कामों के लिए तो बोर्ड बनाए गए, वक्त काउंसिल बनाया गया। वक्त काउंसिल का तो एक अलग ही काम है, काफी वो अलग ही काम है। बोर्ड इसलिए बनाए गए थे अपने रियासतों की, अपने इलाकों की जो वक्त प्रॉपर्टीज है उसका बाकायदा लोका हमारे पास होना चाहिए कि ये वक्त है, किसने किया, ये अलग चीज है। तो मैं आपको बता रहा 500 गज का टुकड़ा था, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं करा। मैं बहुत खुशी थी। मैंने दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी जो स्कूल का इंतजाम करती है, एजुकेशन सोसाइटी है, उसको खत लिखा चेयरमैन को। चेयरमैन जो है शेखुल जामिया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जैसे वाइस चांसलर है, वो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन है। कोई जवाब नहीं, कोई सब था। मेरे ड्राइवर के बाद पता चला वो तो 500 गज का टुकड़ा वो टुकड़ा है जो वो बच्चों के घर से मुत्तसिल है भाई। तो वो बोर्ड का दफ्तर जो है बच्चों का, उससे मुतासिर जो एक टुकड़ा पड़ा हुआ खाली, जहाँ मस्जिद है और एक बाजार है, वो है। और वो सब चवन बेचा गया। चवन बेच दिया गया। किसने बेचा? खुद बेचा, रिकॉर्ड है। ये तो वाहिद मिसाल है जो मेरे हाथों से निकल कर। अब आप बताइए, ऐसे दिल्ली में एक से सैकड़ों जमीन है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी जो सरकार का जो आगे बढ़ी है और बहुत आगे निकल गई है, जेपीसी कायम कर दिया है, अलग अलग तंजीमें, अलग अलग अफराद जो भी इससे जुड़े हुए हैं वक्त के हवाले से, वो जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं और गवर्नमेंट को कन्विंस करने की जेपीसी को कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में ये जितनी एक्सरसाइज हुई है कम्युनिटी की तरफ से, और जो गवर्नमेंट अपने एक स्टैंड उसने कायम कर दिया है कि हम तो बना के रहेंगे, होगा क्या? देखिए, गवर्नमेंट 40 अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, 40 में से उनके 10-12 खत्म कर दे। अच्छा, ये होगा कि खत्म कर दो। हाँ। आना यही है।
वक्त बोर्ड दिल्ली वो हमारी गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना वो एडेमेंट है वक्त प्रॉपर्टीज को हत्या नहीं। जब एक बार ये बिल फाइनल हो जाएगा तो 123 प्रॉपर्टीज भी आपके हाथ में और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के तमाम रियासती बोर्ड का बेस्ट मैनेजमेंट ना अहल लोगों के मेमोरी ना अहल लोग चेयरमैन बने, उन्होंने उसको वक्त बोर्ड को वक्त एक दफ्तर की तरह नहीं चलाया, एक लाला की दुकान की तरह चलाया। आप अच्छा, कहीं के भी वक्फ बोर्ड इसी तरह से काम कर रहे हैं, सबकी वर्दी उनका एज ऑफिस फंक्शन हुआ नहीं। जो लोग बैठे उनको पता है दफ्तर चलता किस तरह। तो इसमें सरकार की भी तो कुछ कमी नजर आती है, कैसे कि बहुत सारे ऐसे इदारे होंगे जिनका सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि गवर्नमेंट उनको खड़ा करती है, चलाती है, जैसे आप सेक्रेटरी थे, भेज दिया गया, तो उसको एज ए इदारा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। देखिए गवर्नमेंट ने तो जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, उर्दू का मामला है, आपके लिए दफ्तर खोल दिया। अच्छा, आपको पैसे दे, आप लाना आपका काम। अच्छा, अब आप चलाइए, आप सरकार से ये तवक्को नहीं कर सकते दफ्तर में आके बैठ के आपका काम कर दे। आपको एक दफ्तर दे दिएगा, कानून के तहत आपको एक इंस्टीट्यूशन कायम कर दी गया, ठीक है, आपको पैसे दे दिए गए हैं, उर्दू के हवाले से आपको 35 लाखों रुपए का बजट दे दिएगा, वो काम तो आपको पता वक्त सरकार को कुछ नहीं करता, डीएम एडीएम को कुछ नहीं कर रहा उसमें। अगर आप उन तमाम प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली मैनेज करते और बताते कि हमारा वो ये है जी। अब देखिए जहाँ तक मामला करा तो खुद वक्त बोर्ड के प्रॉपर्टी कानून से बहुत अहम बात है। दिल्ली की बात बता जी, ये आपके आईटीओ को पे बर्सी के सामने बर्सी छोटी बिल्कुल छोटी, उसके पीछे 200-300 गज का खुबा है, वो वक्त था, उसमें एक साथ कानून थे। अच्छा, दूसरी बात वो जाने लगे हिंदुस्तान में माइग्रेट करने लगे। अच्छा, वो चाहते थे कि इस वक्त वो टुकड़े को दे दें, उनके बावजूद उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ उसको खर्च किया था। अच्छा, उसको डेवलप किया, उसको 1.5 करोड़ कौन देगा वो की बात बनी, तो उन्होंने मौलाना अशरफ गंदी से बात। अच्छा, वो कहा जाता है कि 3.5-4 करोड़ में बेच दिया उन्होंने। क्या मौलाना अशरफ गंदी को पता ही था वो प्रॉपर्टी है और ये आदमी नाजायज काबिज है? आप नाजायज कब्जे को ले रहे हैं तो नाजायज है कि नहीं वो खुद, वो गैर शहरी काम है कि नहीं? आपने 3.5-4 जितने भी मिला आपने खरीदे। अब आपको बताऊंगा, दिल्ली गेट में जो कब्रिस्तान है वो भर गया है तकरीबन, ठीक, मुसलमानों को मुताबिक भर गए, वो जगह दी है। इम्तियाज अहमद खान IAS ऑफिसर थे, दिल्ली वक्फ बोर्ड फाइनल सेक्रेटरी थे, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी थे, तो उनकी कोशिश से 14 बीघे कब्रिस्तान की जगह अलॉट की गई दिल्ली की, मिलेनियम पार्क वाले जो मिलेनियम पार्क, हाँ, तो इम्तियाज अहमद खान ने 25 लाख रुपए उस जमीन को डेवलप करने पर खर्च किया। 25 लाख वक्फ बोर्ड का। अच्छा, वहाँ बहुत खूबसूरत बाग बनाया। जी जी जी, आपने देखो वो लबे सड़क, बिल्कुल लबे सड़क है। मैं वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी था तो एक बार एक खत आया चीफ सेक्रेटरी का, उसको वक्फ बोर्ड का हवाला था। अच्छा, तब मैं गया तो कहा गया कि साहब ये वक्त की जो की है हम इसे वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं मिलेनियम पार्क में गया। तो मैंने साहब आप इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रोहिणी में दे देंगे। रोहिणी में? साहब रोहिणी, पुराने दिल्ली के मेयर को रोहिणी कौन लेकर जाएगा? गर्मी सर्दी बरसात इम्पॉसिबल। नहीं कंसिडर। मैंने देखा मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेम्बरान मौजूद, आपको जिस सजेशन मैं मेम्बरान के सामने रखूंगा, लेट देम डिसाइड। सही है। जब बेहतर ये है कि आप अगली मीटिंग में चेयरमैन को बुला लीजिए। ऑल इन ऑल क्या वो नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन को बुलाइए। चेयरमैन सराकड़ा से थे, हम पहुंचे,
जब वो एजेंडा का आइटम आया तो सिराज पाशा खड़ा हुआ, बड़ी शिद्दत से मुखालफत हो गई, बड़ी शिद्दत से। मैंने सिराज पाशा को जिंदगी में उस मूड में कभी नहीं देखा। अच्छा, जलाल क्या समझते आप, चीखना पुकारना। तो सारे आईएएस अफसरान, सीनियर अफसर हैरान कि ये क्या चीज आ गई। अच्छा, सिराज पाशा के बरगू में 10 मिनट 15 मिनट तकलीफ उसको अंदर चलिए सेक्टर हम चलते हैं, हमें मजबूर नहीं हुआ। अच्छा, मैं देखता हूँ कैसा ले लेते हैं। अच्छा, तो चीफ सेक्रेटरी सब लोग चुप, हम लोगों को किसी मामला खत्म हो गया, हालात बदल गए। सिराज साहब चले गए, मैं वापस आ गया, नई हुकूमत, नए चेयरमैन वगैरह। पता चला 14 बीघे से 10 बीघे का नुकसान वापस कर दिया गया भाई। फिर किसने कर दिया ये बात, ये किसने कर दिया? चेयरमैन ने किया। और किस चेयरमैन कौन थे? कांग्रेस का था, कांग्रेस का हारून यूसुफ। हारून यूसुफ थे, उन्होंने ये काम किया। हारून यूसुफ साहब के जमाने में हुआ ये मामला। 10 बीघा जमीन वापस हो गई, 10 बीघे वापस। और 4 बीघा जो है वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। 4 बीघे को जगह कहाँ है, वो ट्रैक के बराबर है, रेलवे ट्रैक के बारे में, जहाँ आप जा नहीं सकते, एकदम नीचे। हाँ, वो 4 बीघे का टुकड़ा जो है जहाँ भी है जी, वो ऐसे है ट्रैक के साथ है जहाँ आप जा नहीं सकते। ओह, यानी देख करके उसको भी ले लिया, वो तरीके से हमारे वो भी एक ले ही लिया होगा। वो बेकार है बात। तो किसने किया भाई? तो कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के चेयरमैन ने किया। क्यों दिया? और मैंने की बात सुनिए, एडिशनल कमिश्नर दिल्ली के दफ्तर में मीटिंग हुई, उसमें उस जमाने में बोर्ड के सेक्रेटरी साहब जाते थे और उस रिलेटिव रसाल कराते थे सजेशन पे कि हम वापस दे रहे हैं, आप ले लीजिए। और मेमरान को पता ही नहीं दिया 10 दिन तक। वह बोर्ड के मेमरान को नहीं मालूम हुआ कि जगह वापस चुन गई। 10-15 दिन के बाद पता चला कि जगह वापस चली गई। क्या कोई सेक्रेटरी कर सकता है? तब वक्त के चेयरमैन का वैसे शामिल तो कोई नहीं कर सकता भाई। तो अब आप क्या करेंगे? वो कौन सा एक शेर है कि अपनों ही लूटा घरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये इसका पूरा मामला तो इसी तरह का है। अब आपको बताऊं, वो बोर्ड की मीटिंग में रिटायर्ड दोस्त का टेलीफोन आया, तो नंबर थे वो बोर्ड तो होगा जी भाई, चांदनी चौक में ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है? क्यों कह रहे हैं यहाँ पे खातून की एप्लीकेशन है कि इसकी छत मुझे किराए पे दे दी जाए। मैंने भाई मालूम करता हूँ, मैंने खातून के एप्लीकेशन में क्या एड्रेस है, उन्होंने एड्रेस दिया तो जाम कर एड्रेस था, गली नंबर फला। मैंने उस गली में एक साथ मेरे दोस्त रहते थे, मैं उनको कहूँगा ये कौन खातून है? मैं कहने तुम नहीं जानते भाई, मैं मुकर्रम साहब की बीवी है। तो अच्छा, फतेहपुर के इमाम साहब की बीवी के नाम की एप्लीकेशन दी कि छत मुझे दे दी है किराए पे। फतेहपुरी मस्जिद छत किराए पे दे दी जाए। फतेहपुरी मस्जिद की छत उनकी अहलिया ने मांगा। उनकी अहलिया ने मांगा। अच्छा, लिखिए मस्जिद प्रॉपर्टी नंबर 1600। अच्छा अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर लिखा गया। ओहो, अब मुसाबात फला दुख्तर फला 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 पता जान दो चुका। तो दोस्त को मैंने बताया, मैंने भाई मुकर्रम साहब की बेगम है, और पता उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम नहीं दिया, आपके नाम दिया है ताकि पता न चले लोगों को। तो वो मिम्बर जो वकबोक करे उन्होंने उसको सब कहता है साहब कैसे लोग ये कौन खातून है, इन्होंने अपने शौहर का नाम क्यों नहीं लिखा और उनको बुलाया जाए? नहीं बहुत देख खातून तो सब देख और बद का सवाल है। सही बात है, एप्लीकेंट को होना चाहिए, एप्लीकेंट हो ना सामने। मामला दर्ज किया वो हमारा दोस्त हज कमेटी के मेंबर भी थे, सेंट्रल हज कमेटी के हज के इंतजाम के सिलसिले में सऊदी अरब चलेगा 15 दिन के लिए। इस सिलसिले में नई मीटिंग बैठे दे दी गई, रसीद कर दी। मुकर्रम साहब की बीवी के नाम उस छत की रसीद करी और उन्होंने 4 दिन में कमरे बना दिया। अब आप चांदनी चौक के गेट से जाएगा ना बंद हुई,
वो हलवाई की दुकान के ऊपर जो आपको कभी नजर आएगा वो मुकरम साहब का। मुकरम साहब जेल में नहीं थी चीज, मुकरम साहब को नहीं मालूम था। कैसे हो सकता है? बीवी के दरखास्त देने जाएगा तो सबको यही करता है कि आपकी बेगम या मेरी बेगम बड़ी होशियारी से, बड़ी सफाई के साथ मौलाना ने काम किया। नहीं, जिसको कहता है फ्रेम। हाँ बिल्कुल, ये फ्रेम वो बोर्ड के चेयरमैन से मिलने के बाद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सवाल आपको हैरत होगी तो उस एप्लीकेशन की कॉपी मेरे पास है। अच्छा, है आपके पास? फोटो कॉपी है ना। एक अखबार के मालिक से बात होती है, मुझे दीजिए वो। अच्छा बुक। अच्छा, मैंने उसकी फोटो कॉपी ली। अब अखबार में पता चला सौदा कर गए तो इसीलिए लिए था। तो मुशर्रफ कहने का मतलब ये, जब हमारे उलमाए करामी और प्रॉपर्टीज को काबिज हो, हम ये कह रहे हैं मुसलमान तो है। यही बात, ये बड़ा खतरनाक एक्सक्यूज कर जाता है। इधर ठीक है, मुसलमान ही तो अपने ऊपर बैठे। आपको हैरत होगी कि फतेहपुरी मस्जिद के अतराफ में दुकानें हैं, सब हिंदू काबी दे दी, हमें दे दिया, मुसलमान को दिए, तो मुसलमान क्या करेगा? इमाम साहब को ख्वाहिश है कि वो ये इन दुकानों का किराया मुझे मिलना चाहिए। सही, पैसे के नाम कुछ नहीं किया। आप और बता, फतेहपुरी मस्जिद में खैरी बाउली की साइड पे ऊपर का पहली मंजिल पे पंजाब नेशनल बैंक का दफ्तर था। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का दफ्तर छोटा पड़ गया तो उन्होंने आगे एक बिल्डिंग बना दी, अब वो खाली। सिराज पराज साहब ने उसको वागुजार करने के लिए क्या मैं वापस किया। भाग दौड़ करके महाराज जी क्या हुआ कि जो मैनेजर था पैसे मांगता था, कुछ बार उसका हिसाब किताब दे गया, कब्जा हो गया हमारा। अब ये कि इसमें क्या बचे, तो इसमें कुछ वक्त की प्रॉपर्टी आप मेरी बड़ी कुछ काम की जगह ताला लगा दिया गया, पता चला हमारा ताला टूट गया वक्त बोर्ड का। ये इमाम साहब को भाई ने लगाया। अच्छा, तो हम मिलेंगे तो ये प्रॉपर्टी तो हम लेंगे, हम लेंगे, हम हमारा हिस्सा मस्जिद का हिस्सा, हमने अपना ताला ठोका। वहाँ ये ड्राम होने लगा, हम ताला लगाते बोर्ड का ताला टूट कर बह जाता हम तो हमारा टाइम खत्म, हम चले गए, सिराज प्लाजा का टाइम खत्म हो चले गए। वो हिस्सा एक कमेटी को, एक एनजीओ को किराए पे दे दिया गया, जो इमाम साहब की बात बता एक मस्जिद को बता। ये अजीम अख्तर साहब से मेरी बात हो रही थी, आपने देखा कि कितनी कहानियां इन्होंने बताई, क्योंकि आप सेक्रेटरी रहे हैं वक्फ बोर्ड के और बहुत करीब से देखा है और हर चीज को अपने सामने गुजरते हुए देखा है। वक्फ बोर्ड का जो मिसमैनेजमेंट रहा है परसों से, जिसकी वजह से मुदाखलत का सरकार को मौका मिला है, असल जिम्मेदार ये है और इस पर बात बहुत कम हो रही है। बहुत शुक्रिया।